सब्सक्राइब कीजिए लीगल गुरुजी चैनल को और दबाइए घंटे का बटन ताकि आप पाएंगे वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन। दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बेल क्या होती है और क्रिमिनल केस में इसको आसानी से कैसे प्राप्त किया जाए। तो दोस्तों, जो बेल होती है वो एक शर्त होती है जिसके अनुसार आरोपी जब भी कोर्ट को जरूरत होगी वह उपस्थित रहेगा। तो पहली बात तो जो है कि व्यक्ति को बेल की जरूरत क्यों होती है। तो जब किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर होती है तो इसका मतलब वो एक तरह से संभावित अपराधी है और उसको जेल या कस्टडी में क्यों रखना होता है। हो सकता है अगर वो सही में अपराधी हुआ तो वो समाज को नुकसान पहुंचा सकता है, तो समाज को नुकसान से बचाने के लिए उसको जेल में रखना हो सकता है, या जिन लोगों ने उसके खिलाफ कंप्लेंट की है तो वो केस के गवाह हैं उनको भी वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो उन लोगों की सुरक्षा के लिए भी उसको जेल या कस्टडी में रखना होता है। अब वो जांच अधिकारी जो है वो जांच करेगा तो वो जांच में खलल पैदा कर सकता है वो अपराधी जिसके ऊपर कंप्लेंट हुई है या एफआईआर हुई है, तो उसके लिए उसको जेल या कस्टडी में रखना होता है। या अगर मान लिया जांच पूरी हो गई तो कोर्ट में ट्रायल चलेगा, तो ट्रायल में हो सकता है वो आए ही नहीं, तो उसके लिए उसको जेल में रखना होता है। परंतु यह सारी जो प्रक्रियाएं हैं बिना जेल या पुलिस कस्टडी में रखे हुए भी पूरी हो सकती है, लेकिन व्यक्ति कुछ नियमों का पालन करे। तो जो मैंने आपको संभावित खतरे बताए थे आरोपी से जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है या कंप्लेंट हुई है, वो अगर ना करे, मतलब गवाहों को ना तंग करे, जांच में खलल पैदा ना करे या समाज को नुकसान ना पहुंचाए और टाइम टू टाइम कोर्ट में भी जाए ट्रायल में, तो इन शर्तों का अगर वो पालन करेगा तो वो उसको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है और सभी प्रक्रियाएं जांच और ट्रायल भी बिना कस्टडी में लिए हुए उसे पूरा किया जा सकता है। तो वही शर्तें बेल होती हैं जिनका पालन करने पर व्यक्ति अरेस्ट नहीं होता और सभी प्रक्रियाओं जैसे जांच और कोर्ट के ट्रायल पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया बेल का क्या मतलब है। और बाकी आपको न समझ आए तो ये जो मैंने दे रखा है उसको आप पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आइए देख लेते हैं बेल प्राप्त करने के कौन कौन से कानूनी प्रावधान है। सीआरपीसी 436, सीआरपीसी 737, सीआरपीसी 438, सीआरपीसी 439। तो ये जो है सीआरपीसी प्रावधान है, लाइन से है 436 से 439। तो सीआरपीसी 436 में जो बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर ली जाती है, सीआरपीसी 437 में नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर ली जाती है। 438 के अंदर अरेस्ट होने से पहले जो है बेल मांगी जाती है सेशन या हाई कोर्ट में। मतलब जैसे ही आपके ऊपर एफआईआर हुई, पुलिस ने आपको अरेस्ट नहीं किया लेकिन आप कोर्ट पहुंच गए कि साहब पुलिस मुझे अरेस्ट ना करे, मुझे पहले से प्रोटेक्शन दे दो, तो उसको सीआरपीसी 438 कहते थे। और सीआरपीसी 439 में जो बेल है, अगर आपके नीचे के कोर्ट में बेल रिजेक्ट हो जाती है तो आप सीआरपीसी 439 में बेल लेने के लिए जाते हैं कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट में। एक तरह से ये एक अपील होती है नीचे के कोर्ट में बेल रिजेक्ट होने पर, तो सीआरपीसी 439 में आपको रेगुलर बेल मिल जाती है। तो कोर्ट में हमको क्या क्या बहस करनी है जिससे आरोपी को एकदम से बेल मिल जाए। तो आपको पहली बात तो कोर्ट में कोई आश्वस्त करना पड़ेगा कि आरोपी ट्रायल के दौरान हर तारीख पर आएगा और ट्रायल से भागेगा नहीं या उससे बचने का प्रयास नहीं करेगा। तो इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो निश्चित रूप से वो ट्रायल में आएगा ही, क्योंकि वो गवर्नमेंट की नौकरी भी करता है, तो उसके ट्रायल से भागने की कोई संभावना है ही नहीं। या आप उसका पास्ट बिहेवियर बता सकते हैं कि देखिए सर, जांच अधिकारी के पास जब भी जांच अधिकारी ने बुलाया था तब ये हर बार आता था और इसने ये बॉन्ड भर रखा है वहां जांच अधिकारी के पास, वो फाइल के अंदर ऑलरेडी लगा हुआ होगा। वो बॉन्ड हो सकता है सीआरपीसी 170 का, जिसमें के तहत जो विटनेसेस होते हैं, या आरोपी भी एक विटनेस ही होता है, वो उसमें क्या है समन पे साइन करवाता है पुलिस अधिकारी की भैया जब भी मैं बुलाऊंगा तो आना पड़ेगा। तो अगर वो बॉन्ड ऑलरेडी भरा हुआ है उसने पुलिस के पास, तो वो बॉन्ड का आप रेफरेंस दे सकते हैं कि भाई ये तो जांच अधिकारी के पास भी आता था और तो यहां भी आएगा ही। और अगर मैटर जांच की स्टेट में है तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि आरोपी गवाहों को नहीं धमकाएगा, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा या जांच को प्रभावित नहीं करेगा। और अगर जांच खत्म हो चुकी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, और जांच के दौरान जांच अधिकारी ने अरेस्ट नहीं किया था तो आपको बताना पड़ेगा कि
चूंकि जांच खत्म हो चुकी है और आरोपी ने जांच में सहयोग किया है, अतः अब आरोपी को जेल भेजने का कोई औचित्य नहीं है। और जैसे आरोपी ने जांच अधिकारी को सहयोग किया, अब कोर्ट को भी ट्रायल के दौरान सहयोग करेगा। और मैटर प्राइवेट है, जैसे पति पत्नी के मैटर हो गए या कोई रिलेशन में जमीन विवाद भी हो जाते हैं, जमीन विवाद में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो उससे समाज को क्या खतरा है? उन दोनों आदमियों को एक दूसरे से खतरा है। तो यह भी एक अच्छा ग्राउंड होता है बेल मांगने के लिए, क्योंकि ये जो भी केस होते हैं क्रिमिनल केसेस वो स्टेट लड़ता है। तो और कई जो प्राइवेट केस होते हैं उसमें स्टेट लड़ता है, ठीक है। तो जो प्राइवेट मैटर है तो उसमें आप बोल सकते हैं भाई समाज को इनसे कोई खतरा नहीं, ये प्राइवेट मैटर है और आरोपी जो है कोर्ट को प्रॉमिस कर रहा है कि वह जो है कंप्लेनेंट को नहीं धमकाएगा, तो आप मुझे बेल दे दीजिए। अब सीआरपीसी 161 के बयानों को आप आधार बना सकते हैं बेल लेने के लिए। जैसे कोई घटना है, उसमें एक गवाह उसी घटना के बारे में कुछ बोल रहा है, दूसरा गवाह कुछ बोल रहा है, तो आप बता सकते हैं कि भाई सीआरपीसी 161 के इस घटना से संबंधित जो बयान है गवाह का, इस गवाह का अलग है और दूसरे गवाह का कुछ और है। तो इससे ये पता चलता है कि ये घटना संदेहजनक है, हुई भी है कि नहीं हम मान नहीं सकते हैं। तो इस आधार पर भी आप बेल मांग सकते हैं। एक्चुअल में क्या, जो पावरफुल आरोपी होते हैं अगर उनके खिलाफ एफआईआर हो जाती है तो उनको बेल मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो क्या है गवाहों को धमका सकते हैं, जांच को प्रभावित कर सकते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कुछ सबूत दिखाकर, या चार्जशीट में कुछ कमजोर बिंदु ढूंढने पड़ेंगे और कोर्ट को यह आश्वस्त करना पड़ेगा कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है, तब आपको बेल मिल जाएगी। नहीं तो बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आपका जो क्लाइंट है वो बहुत ज्यादा मजबूत बैकग्राउंड से है। तो अगर अपराधी का पूर्व कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, मतलब पहले कभी वो कन्विक्ट नहीं हुआ है या पहले कभी कोई एफआईआर नहीं हुई है, तो यह भी आपको कोर्ट को बता सकते हैं। तो इससे कोर्ट को लगेगा कि आरोपी को बेल दी जा सकती है। और एक फेमस इसमें कोर्ट है, बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। ये बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसका आप जजमेंट ढूंढ सकते हैं और कोर्ट कर सकते हैं कि किसी को भी जेल में रखना नहीं चाहिए और बेल दे ही देनी चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है इस आधार पे आपको बेल मिल जाए, आपको सारे पॉइंट बताने पड़ेंगे, केस की कमजोरियां बतानी पड़ेंगी 161 के बयानों की। आपको बताना पड़ेगा किस तरह से ट्रायल में ये सहयोग करेगा, जांच में भी पहले सहयोग किया है। बस ये आपको और कोई चीज वहां पर डिस्कस नहीं करनी है आलतू फालतू की, इसने अपराध नहीं किया है और इसके साथ ये, क्योंकि चार्जशीट लग गई तो अपराध तो हो ही गया है पुलिस के हिसाब से। आपको बस कोर्ट में ये फोकस करना है कि ये ट्रायल में सहयोग करेगा और केस की कमजोरी क्या है जो ये साबित करती है कि पुलिस ने गलत जांच की है। दैट्स इट, आपको बेल मिल जाएगी। तो मैं कुछ जजमेंट आपको बता दे रहा हूं जो आप बेल सिक्योर करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये जजमेंट मैं बता रहा हूं और हाल में अभी और भी बहुत सारे जजमेंट आ गए हैं, अगर मैं पूरे लिख दूंगा तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो मैं ये कुछ जजमेंट आपको बता दे रहा हूं। तो इसमें एक फैसला है राम गोविंद उपाध्याय वर्सेस सुदर्शन सिंह एंड अदर्स, 18 मार्च 2002। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेल निर्धारण करते समय निम्न बिंदुओं पर विचार करना जरूरी है। पहला क्या होगा, रीजनेबल apprehensions of the witnesses being tampered with or the apprehensions of there being a threat for the complainant should also weigh with the court in the matter of grant of bail। मतलब वही कि विटनेसों को प्रभावित तो नहीं किया जा सकता है आरोपी के द्वारा, ये कोर्ट को देखना होगा नीचे के कोर्ट को बेल देते समय, या जो कंप्लेनेंट है उसको धमकाया तो नहीं जा सकता है, यह कोर्ट को देखना होगा। अगर आप कोर्ट को संतुष्ट कर देते हैं कि भैया मेरा जो क्लाइंट है या आरोपी है विटनेसेस को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा या और कंप्लेनेंट को नहीं धमकाएगा, तो आपको आसानी से बेल मिल सकती है। फ्राइवोलिटी इन prosecution should always be considered and it is the only element of genuineness that shall have to be considered in the matter of grant of bail, and in the event of there being some doubt as to the genuineness of the prosecution in the normal course of event, the accused is entitled to an order of bail।
तो ये फ्राइवोलिटी इन प्रोसिक्यूशन, वही मैंने बताया कि केस में आपको कमजोरी ढूंढनी है। जैसे 161 के स्टेटमेंट में कमजोरी आपने ढूंढी, एक ही घटना के बारे में अगर गवाह अलग अलग बयान कर दे रहे हैं तो ये बता देगा कि भाई केस जेन्युइन नहीं है और ये केस झूठा ही साबित होने वाला है, भले ही ट्रायल चला लो चाहे कुछ कर लो। क्योंकि बाद में कोर्ट में जब असली में जो वो गवाह विटनेस देने आएगा तो वो 161 का स्टेटमेंट कन्फ्रंट कराया जाता है, तो वो झूठा हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये चीज आपको कोर्ट को जरूर बतानी है 161 के बयानों में अगर कोई गड़बड़ है तो। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी जमानत देने के कुछ जो है ग्राउंड बताए। राम कुमार त्यागी वर्सेज स्टेट एंड अदर्स में 1994 में, नेचर एंड द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, द मैटर ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन एंड द सर्कमस्टांसेस इन विच इट इज कमिटेड, चांसेस ऑफ द एक्यूज्ड ऑफ फ्लीइंग फ्रॉम जस्टिस, यही मैंने जो आपको बताया कि भाई ट्रायल से भाग न जाए, चांसेस ऑफ टेम्परिंग विद द एविडेंस एंड इन्फ्लुएंशियल विटनेस, यही वो गवाहों को प्रभावित न करना और एविडेंस से छेड़छाड़ ना करना, क्योंकि गवाह भी एक एविडेंस ही होते हैं, दोनों एक ही बात हो गई है। और नेचर ऑफ द और ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, मतलब अपराध कितनी सजा का है। अब जैसे 4-5 साल की सजा का जो है गैर जमानती अपराध है, उसमें आराम से बेल दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अर्नेश कुमार वर्सेज बिहार का भी जजमेंट दिया था 2014 में, उसमें बोला था कि भाई 7 साल से नीचे की सजा है जिनके ऑफेंसेस के अंदर, उनको बेल आसानी से दे देनी चाहिए। तो वो जजमेंट भी आप कोट कर सकते हैं, हालांकि मैंने इसमें यहाँ पर नहीं दिखाया है, लेकिन आप बहुत सारे जजमेंट्स हैं। तो एक और फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, सलीम खान वर्सेज संजय सिंह एंड अदर्स 15 दिसंबर 1999, इसमें बताया कि भाई 161 के स्टेटमेंट पे गौर करना जरूरी है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। इसके अलावा भी बहुत सारे जजमेंट हैं, उनको आप ढूंढ लीजिए, आपके केस से रिलेटेड अगर हैं तो आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप अगर बेल के बारे में और कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं देने की कोशिश करूंगा। और मैं कहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और लोगों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टाटा।